नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। दोस्तों सबको मालूम है कि कल हमने एक बिहार स्पेशल का जो है बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। किस चीज़ का? बिहार स्पेशल का, ठीक है ना? आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया और प्यार दिखाया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है ना? और ये जो हमारा जीके फर्स्ट डिवीज़न है, ये तो हमारा हमेशा आएगा, हर एक दिन पे आएगा क्योंकि एक दिन हम बिहार स्पेशल का कंप्लीट करवाएँगे और एक दिन हम आपको जीके जीएस का कंप्लीट करवाएँगे। और एक और बात, कोई भी बिहार का एग्ज़ाम अगर आपके साथ है या फिर आपका एग्ज़ाम है, इस सीरीज़ को जो ना हमारे चैनल पे जो कंप्लीट करवा दे रहे हैं, उस सीरीज़ को आप बिल्कुल देखना ना भूलें। क्योंकि वो जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा रहे हैं ना, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंप्लीट करवाए गए हैं, सबका वो वीवीआई है। पहला तो उसमें जो है, सबका वीवीआई कंप्लीट करवा रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि जितना इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, उसमें हम पूरा कंप्लीट करवाएँ। यानी कि पी बाई क्यू तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, प्लस जो है आपको जितना वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, सारा का सारा कंप्लीट करवाएँ। और उसमें जो है आपको लगभग कितना है 2000 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हम आपको चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, नहीं तो कल ही हम कंप्लीट करवाए, आप वीडियो सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात वन्स अगेन दिल से शुक्रिया जो कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिखाया। मैं वादा करता हूँ कि आपके सारे सपोर्टों पे मैं खड़े उतरूँगा। हर एक एग्ज़ाम में जितना भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें सफलता अकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना दोस्त? तो बिल्कुल आप भरोसा रखिएगा इस चैनल पे, हर एक एग्ज़ाम आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है ना? तो बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, इसीलिए हम आपके लिए आज जो है लेकर आए हैं जीके फर्स्ट डिवीज़न जो कि कितने टॉप सवाल है, टॉप 50 सवाल है, यानी कि टॉप 15 सवाल है। और आपको मालूम है कि हम क्वेश्चन किस तरीके से आपको कंप्लीट कराते हैं। देखिए, ये तो जीके फर्स्ट डिवीज़न है, इसमें आपको जो है हम आपको कंप्लीट तो कराते हैं, जितना संभव हो सकता है विस्तार में भी बताते हैं। लेकिन बात करें बिहार स्पेशल की, उसमें आपको हिंदी पूरा सॉल्यूशन भी बताते हैं, थ्योरी के माध्यम से, मैप के माध्यम से, सारा का सारा, ठीक है ना? तो जितना संभव हो सकता है इसमें भी आपको बताते हुए चलते हैं, क्योंकि देखिए जीके फर्स्ट डिवीजन है तो हम पूरा विस्तार में तो बता नहीं सकते हैं ना, लेकिन जितना संभव हो सके पूरा कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना? तो दोस्त आपको वीडियो एंड तक देखना है और फिर उसी तरीके से आपको सपोर्ट दिखाते हुए आगे चलना है और बताना है कि आपने कितना आंसर यानी कितना क्वेश्चन को आपने सही किया है, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गए सीधे आप पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है? और आज का जो है पहला सवाल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है? देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है कि आर्यमंजू श्री मूलकल्प, ये आर्यमंजू श्री मूलकल्प जो है आखिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में से पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए महायान से है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हीनयान से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है थेरवाद से है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रजयान से है। बताइए, इसमें आपको बेहतरीन तरीके से सारा का सारा आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलना है, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों हम आपको सारा चीज़ बताते हुए निकल रहे हैं, ठीक है? ध्यान से बस देखिएगा। देखिए ये जो मार्यमंजू श्री मूलकल्प है, ये तो पहले आप जान लीजिए कि ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना? और वो भी बौद्ध धर्म से किससे? तो ये जो है आपको महायान से संबंधित है। आपको मालूम है कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, वो जो आगे चल के कितने 2 भागों में टूट गया। किस-किस में? महायान में और हीनयान में। तो वही बोल रहा है कि जो आर्यमंजू श्री मूलकल्प ग्रंथ है, ठीक है ना? ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महायान से संबंधित है। समझ में आ गया ना? देख सकते हैं ना आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर और जितना हो सकता है संभव उतना हम आपको विस्तार में ही बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ध्यान से देखते हुए अगले नंबर प्रश्न पे चलना है, ठीक है ना? बोल रहा है दूसरा नंबर कि शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धातु के सिक्के का प्रचलित किया था? यानी कि जब शकों पे इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो आखिर इन चारों में से कौन से सिक्के को प्रचलन में लाए थे, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण के सिक्के को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चांदी के सिक्के को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तांबा का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कांसा का। बताइए इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ना आंसर नहीं बताते हैं, ठीक है ना? तभी तो मालूम चलेगा कि आपने कितने वीडियो को जो है आप सही आंसर बताए, वो भी पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद, है कि नहीं? क्वेश्चन काफी आपके लिए वीवीआई लेकर आए हैं, इसीलिए हम आपसे ये बातें बोलते रहते हैं, ठीक है ना? देखिए, ये तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो चांदी के सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के जब शकों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त कर लिया, उसके बाद से चांदी के सिक्के को ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में लाए थे, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चांदी के सिक्के। समझ में आएगा ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, ठीक है ना? 3 नंबर। बिल्कुल ए टू जेड हम पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट कराते जाएँगे बिना किसी समय गँवाए, ठीक है ना? देखिए, ये जो है 3 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था?
ऑप्शन नंबर ए है मंडल बोला जाता था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सीमा बोला जाता था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नांडू बोला जाता था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रांत बोला जाता था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। पहले ये समझ लें कितने भागों में बांटा गया था। देखिए, ये जो है पहला भाग है नगर में बांटा गया था, उसके बाद से मंडल में बांटा गया था, ठीक है ना? और उसके बाद से एक बचा गया था नांडू में बांटा गया था, ठीक है ना? और उसके बाद से एक जो था एक जो था ग्राम में बांटा गया था, ठीक है ना? लेकिन बात करें ऑप्शन में, तो मंडल जो था, मंडल इस ऑप्शन के हिसाब से तो मंडल जो था सबसे ज्यादा मजबूत प्रांत है, ठीक है ना? तो जो विजयनगर साम्राज्य जो है ये मंडल प्रांतों में बांटा जाता है, ठीक है ना? यानी कि मंडल प्रांतों को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन को आपको मेनली दिमाग में रख लेना है, इसीलिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर मेहनत थोड़ा सा भी पसंद पड़ रहा है ना, तो दो दिल से ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना? और एक और बात, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना सब्सक्राइब नहीं करते। क्या बात है भाई, हमसे कोई गिलवा शिका है कि नहीं? आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लग रहा है तो, ठीक है ना? अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? चौथे नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान, ठीक है ना, जिसने अपने स्मरण यानी कि संस्मरण लिखे थे, यानी कि संस्मरण का मतलब होता है अपनी आत्मकथा लिखे थे, ठीक है ना? यानी कि दिल्ली का आखिर वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखा था? चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बलबन था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक था, ठीक है ना? तो देखिए, इसको सही तरीके से आपको आंसर बताना है, आपको फोटो के माध्यम से भी सारी चीजें लगा दिया गया। इतना विस्तार में ना कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें आप लोगों को लिए बस सिर्फ गुमराह करने की बातें की जाती है, जैसे कि आपको सिर्फ वन लाइनर बता के हुए निकल जा रहा है। बहुत कम ऐसे चैनल है, और वो जो भी चैनल हो काफी बेहतरीन है, जो कि आप लोग ऐसे भविष्य को बेहतरीन करने में काफी अपना योगदान देते हैं, है कि नहीं? तो दोस्त, आप इसका सही आंसर बताते चलिएगा ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो देखिए, ये आखिर वो कौन थे? तो याद रखिएगा, जो फिरोज तुगलक जी थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, ठीक है ना? इसको जो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है? लेकिन आप पहले एक बार जान लीजिए फिरोज तुगलक के बारे में, ठीक है? क्योंकि ताकि देखिए, इन्होंने जो है ना 2 बुक लिखे थे, ठीक है ना? एक अपनी आत्मकथा के बारे में, और एक जो था इतिहास और प्रशासनिक के बारे में। पहला जो था, पहला था वो फुतूत-ए फिरोज़शाही, यानी कि पहला जो फुतूत-ए फिरोज़शाही था, ठीक है ना? और दूसरा जो था वो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही था, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर लगा लीजिएगा फुतू, फुतू-ए-फ़िरोज़शाही, और दूसरा जो था तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तो जो फुतू-ए-फ़िरोज़शाही था ना, ये जो था, ये अपनी आत्मकथा उसमें लिखे थे। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही जो था, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, उसमें अपनी प्रशासनिक के बारे में लिखा था, इतिहास के बारे में ये सब चीज़ें लिखा था, ठीक है ना? लेकिन आपको मेनली क्या याद रखना है कि जो फिरोज़ तुगलक था, फिरोज़ तुगलक, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था, ठीक है ना? जो कि दिल्ली का वो सुल्तान था। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? प्रश्नों को बस आप ध्यान से संग्रह करते जाइएगा अपने दिमाग में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सके। 5वां नंबर बोल रहा है कि राजा, ठीक है ना? राजा जो था, कौन राजा? शशांक, जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की। आखिर वो किस साम्राज्य का शासक था? ठीक है ना? जो राजा शशांक था, उसके खिलाफ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किस चीज़ का? युद्ध की घोषणा थी। तो आखिर पूछ रहा है कि आखिर वो किस साम्राज्य का शासक था? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ध्यान से ऑप्शनों को मारते हुए निकलना है। ऑप्शन नंबर ए है गौड़ का था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चूनागढ़ का था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है देवगिरी का था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मगध का था। ठीक है ना? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। ठीक है ना? बहुत बार एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्त? तो देखिए, इसको हमेशा याद रखिएगा कि राजा शशांक था, ठीक है ना? वो किससे था? साम्राज्य से था, तो गौड़ साम्राज्य से था। ठीक है ना? देखिए, गौड़ जो साम्राज्य था, वो प्राचीन काल में काफ़ी मजबूत साम्राज्य था। ठीक है ना? आपको भी ये मालूम होना चाहिए। तो ये जो थे गौड़ साम्राज्य, ये जो है राजा शशांक उसी साम्राज्य से बिलॉन्ग किया करते थे, कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। ठीक है? ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। बोल रहा है कि निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों को सही तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना? मैंने बोल रहा है कि लिच्छवी की राजवंश की जो राजकुमारी थी, उनसे आखिर किसने विवाह किया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है श्रीगुप्त ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विष्णुगुप्त ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त ने किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ठीक है ना? देखो बिल्कुल समय नहीं गँवाना है, आपको कमेंट सेक्शन में पूरा आंसर बताते हुए चलना है और एनालाइज़ करना है, वीडियो के एंड तक देखते रहना है कि आपने कितना क्वेश्चन को हल किया है। और जो भी व्यूअर है उनको मालूम है कि ये क्वेश्चन उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिला होगा, नहीं तो आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त जो थे, इनको जो है लिच्छवी राजकुमारी यानी कौन थी वो कुमार देवी थी, उनसे ये इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना? और काफ़ी चीज़ें सूटेबल हुई थी जब इनका चंद्रगुप्त से विवाह, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त, ये गुप्त वंश की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वहीं की बातें कर रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? कोई भी सवाल आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना है, ठीक है ना? तो कुमार देवी जो कि लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी, वो किनसे विवाह हुआ था इनका? तो चंद्रगुप्त से विवाह हुआ था। समझ में गए ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्नों को बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? बोल रहा है ये ज्योग्राफी से सवाल है। कहाँ से? ज्योग्राफी से सवाल है, ठीक है ना? यानी कि भूगोल से आपको सवाल दिया गया है। प्रश्नों को बस ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? बोल रहा है कि नदी जो डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, जब भी नहीं बोले ऐसे आप गोला लगा देना है। बार-बार हम वीडियो बताते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट ना 1 से 2 नंबर से मेरिट से फेंका जाते हैं इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों को वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और गोला लगा देना जब भी प्रश्न में आपको नहीं मिले, ठीक है ना? अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना? कथन पे आते हैं, बोल रहा है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। ये बात सही है। लेकिन बात करें वहीं पे, ये मैंने पहला वाला सही बता रहा है कि कोई भी नदी है जब समुद्र से जाके मिलती है, जैसे ये देख लीजिए, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना? यहाँ से जब नदियाँ आ रही है, नदी आ रही है, देख रहे हैं ना? तो यहाँ पे जो मुहाना है ना, जो जगह जाके समुद्र से मिल रही है बे ऑफ बंगाल से, तो ये मुहाने पे ना मानते हैं कि नदी कहीं से आ रही है, ठीक है ना? तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ, खरपतवार या फिर बहुत सारे जो है जो बालू-वालू लेकर आती है, जो कि आके मुहाने पर क्या करती है, गाद-उद लाकर क्या देती है, जमा कर देती है और इसी को बोला जाता है डेल्टा, ठीक है ना? जब वो किसी समुद्र से मिलने से पहले जस्ट क्या करती है, मुहाना पे पूरा ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है। उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो पहला तो ऑप्शन सही है, लेकिन बात करें दूसरा कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर पहला होगा बल्कि दूसरा नहीं होगा। क्यों? कि जो नील नदी का जो डेल्टा है ना, ये विश्व का बड़ा डेल्टा नहीं है, बल्कि जो ये गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है विश्व को सबसे बड़ा जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना? तो हमारा पहला सही होगा बल्कि दूसरा गलती हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये पूछा है क्या? नहीं है। आखिर इनमें से कौन-सा सही नहीं है? तो हमारा दूसरा सही नहीं है ये, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे प्रश्नों को समझ-समझ के मारना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन मिला है मॉडरेट चाहे हार्ड, आप उसको छोड़ के चले जाइएगा। नहीं, नहीं, नहीं। आसान तो सब कोई करता है, रिजल्ट तो इसी में बनता है दोस्त, ठीक है ना? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि डेल्टा का निर्माण कैसा होता है, उसके बाद से कौन-सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है या फिर कौन-सी नदी नहीं करती है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? प्रश्नों को बस ध्यान से आपको देखते हुए चलना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो वीडियो से संबंधित आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रखिएगा। हर एक कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा और आपके कमेंटों को विश्लेष करके उस पे वीडियो भी बनाया जाएगा। ये हम आपको वादा कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 8 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? बोल रहा है कि चट्टगांव शास्त्रगर और हमले के दौरान कौन-सी क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? ठीक है ना? कौन-सी क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए प्रीतिलता वाडेदार या फिर ऑप्शन नंबर बी है कल्पना दत्त या फिर ऑप्शन नंबर सी है कामिनी देवी या फिर ऑप्शन नंबर डी है शांति घोष। इन 4 ऑप्शनों को आपको सही तरीके से जवाब देना है और काफ़ी ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो चटगाँव सत्याग्रह है, इस पे हमला कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। समझ में आ गया ना? इसको आप ज़रूर हुआ किस लिए था? हुआ इसलिए था कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी हमारे लोग थे या फिर बंगाल की जो महिलाएँ थी, ठीक है ना? उसमें इसलिए वो लड़का और लड़की दोनों शामिल थे। अंग्रेज़ों से जो शस्त्र था ना, उसको लूट के और क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इस पे अटैक किया गया था, ठीक है ना? माने हमला किया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि जब इसमें एक महिला थी जिनका नाम क्या है? प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है ना? इन्होंने जब बहुत सारे अंग्रेज़ों के जब क्लब पे उन्होंने धावा बोला तो वो चोटिल हो गई थी। जब उसने चोटिल हो गई तो उसने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेज़ जब पकड़ लेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें देंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ जब किसी को पकड़ते थे, ख़ासकर भारतीयों को तो काफ़ी ज़्यादा यत्नाओं के साथ उसको मार देते थे। तो जो ये प्रीतिलता वाडेदार थी ना, इन्होंने क्या किया था कि पोटेशियम आइसोसाइनेट का
वह क्या किया था, लिक्विड में पी ली थी और पी के अपना जान दे देते, लेकिन उनको शहीद के रूप में माना जाता है और वाक़ई में ये शहीद वाला काम किए, ठीक है ना? दोस्त हमको बता देना चाहते हैं कि भले आज देश आज़ाद हो गया है ना, आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे देश में कितने लोगों ने जान गँवाया है, कितने क्रांतिकारियों ने जान गँवाया है, तब जाके आज हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। नहीं तो ये अंग्रेज जैसे थे ना, सिर्फ़ शोषण नीति अपनाते थे, ठीक है ना? हम आपको ये चीज़ें इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 9 है, बोल रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य क्या था? बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? ये जो बर्रा डकैती था, आखिर इसका स्थान कहाँ था? पूछ रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मद्रास प्रेसिडेंसी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना? तो देखिए, ये जो वर्दय यानी कि वर्रा डकैती जो हुआ था, कब हुआ था? 23 23 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 23 दिसंबर को हुआ था, ठीक है ना? लेकिन इसका ईयर जान लेते हैं, 23 दिसंबर 1908 को हुआ था, ठीक है ना? इसमें बड़ा डकैती करने का सबसे यही था, वहीं पैसे की दिक्कत जिसकी वजह से लूट के अपना क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम था, ठीक है ना? तो देखिए, ये हुआ कहाँ था? तो ये पूर्वी बंगाल में हुआ था, यानी कि पूर्वी बंगाल में हुआ था। अभी तो ये माने जब देश आज़ाद नहीं हुआ, सॉरी, जब देश विभाजित नहीं हुआ था, उसकी ये बातें कर रहे हैं, तब की ये बातें हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी तो ये पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश के रूप में ये आ गया है, समझ में आ गया ना? तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। 10वें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना है। बोल रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश, जो कि बाद में ब्रिटिश, सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? देख सकते हैं दोस्त, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको शायद ही कभी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, हम आपको वही लेकर आते हैं जो वाक़ई में एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा क्वेश्चन कि 1764 में आपको बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद से बंगाल, वे थी बिहार, उसके बाद से उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार था अंग्रेज़ों को मिल गया। उसके बाद 1765 में जो क्या हुआ, यही सब हमने देखा होगा ना। लेकिन ये पूछा था कि आखिर जो है, कौन-सी जनजाति के संपर्क में आए थे उसके बाद, ठीक है ना? तो आपको मालूम है कि जो 1764 में जो था, बक्सर का युद्ध था, उसके बाद से बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तीनों का तीनों जो दीवानी अधिकार थे, यानी कि टैक्स वसूलने का जो काम था या फिर उसका लेने का काम था, वो किसके पास चला गया था? अंग्रेज़ों के पास चला गया था, है कि नहीं? आज जस्ट 1765 की ही बातें बोल रहा है कि उसके बाद आखिर जो है कौन-सी जनजाति के संपर्क में ये सबसे पहले आए थे, इसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो खासी जनजाति है ना, खासी, इसी के संपर्क में ये आए थे। आपको मालूम है कि जो खासी जनजाति है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपको मेघालय वाला एरिया, ये मेघालय की ही बातें सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ये मेघालय की बातें इसमें पाई जाती है, ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा खासी जनजाति के संपर्क में ये आए थे। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, ये थोड़ा-सा आपको थ्योरी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून प्रावधानों को जिस वर्ष यानी कि 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? माने आखिर वो कौन-सा व्यक्ति था जिसने 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध तो किया गया था, ठीक है ना? और साथ ही जब शांति हो गया, उसके बाद उसको बोला था इसको कंटिन्यू किया जाए, ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिए गए, उसको आपको सही तरीके से बताना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्माइकल थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सर रेजिनाल्ड कैलाब थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विलियम बेटिक थे। इसको सही तरीके से आपको जवाब देना है और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, थ्योरी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, यानी कि प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको जवाब देना है कि नहीं? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1915 में ना पंजाब में गद्दर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। कौन-सा? तो ये जो था भारत की रक्षा के कानून प्रावधानों को। लेकिन हुआ क्या कि जब उस टाइम तो थोड़ी-सी दिक्कतें थी, यानी कि उतार-चढ़ाव था, इसीलिए उसने उस टाइम जारी किया था। लेकिन जैसे वहाँ पर शांति हुआ, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ये जी चीज़ें जारी रहेगी। तो कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है ना? तो इसको आप क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब सभी के सभी एग्ज़ामों का ना दोस्त पैटर्न चेंज हो गया है।
बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनका सारा का सारा पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए कि अब पहले वाला एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हर साल 10% कॉम्पिटिशन तो बढ़ता ही है और एग्ज़ाम का भी पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा घुमा-फिरा के सारी चीज़ें पूछते रहते हो। जब तक ले आप किसी कहानी के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से जब तक चीज़ों को नहीं जानिएगा, तब तक कैसे क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जो है क्वेश्चन को सही तरीके से हल करना है और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये जो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, उनके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देख सकते हैं ना? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता होगा, पहले सत्याग्रही कौन थे? फिर दूसरे सत्याग्रही कौन थे? लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ये पी बाई क्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसीलिए हम आपको चीज़ें ये करवा रहे हैं। तो देखिए बता रहा है कि तीसरे जो सत्याग्रही थे आखिर वो कौन थे? ठीक है ना? तो आपको बता देना चाहते हैं, ऑप्शन पहले देख लीजिए उसके बाद ये चीज़ें बताते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर बी है विनोबा भावे या फिर ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू थे या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्म दत्त थे। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तीसरा पूछा है, याद रखिए इसके बारे में पूछ रहे हैं, तीसरे के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए, हम बता देते हैं 2 वाला कौन-कौन थे। देखिए, पहले जो थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे। इसको आप याद रखिएगा, पहले जो थे वो विनोबा भावे थे। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, ठीक है ना? बात करें दूसरे के, तो जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ये कौन थे? दूसरे। अब आपको बताना है तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है ना? तो याद रखिएगा दोस्त, ऑप्शन और डी हमारा, ठीक है ना? यानी कि जो ब्रह्मदत्त थे, ये जो थे 1940 के जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसके ये तीसरे सत्याग्रही थे। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? तो ये ब्रह्मदत्त थे। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं तीसरे भले सॉरी 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल को इसी तरीके से आपको ढंग से पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से ईमानदारी से पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? हम आपको बताए भी हैं, हमारे चैनल पे जाइएगा या फिर हम लास्ट में आपको लगा देंगे एक वीडियो, जो आप देखिएगा कि उसमें हम आपको बताए हैं कि आप मात्र 12 महीनों में अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं, ठीक है ना? ईमानदारी से अगर दे दिए तो। कैसे करना है, एक रोड मैप तैयार कर दिए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल में भी है, आप जाके देखिएगा, जिसमें बताएँ कि आप 12 महीनों में कैसे बहुत सारे एग्ज़ामों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? और वीडियो भी लगा देंगे, आप आराम से उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है। आखिर वो आदेश था, ठीक है ना? ऑप्शन 4 दिया है, आखिर वो कौन-सा आदेश था? ऑप्शन नंबर ए गैर कानूनी संघ आदेश या फिर ऑप्शन नंबर बी है शक्ति कानून उल्लंघन या फिर ऑप्शन नंबर सी है कार्यपालक अधिकार अध्यादेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है वायसराय का विशेष आदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना? क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, उसके बाद जाके जवाब देना है, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसको आप याद रखने का और सिंपल से याद रखिएगा कि जो गैर कानूनी संघ था, उसी के बारे में ये बात करें, इनकी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि जो वर्ष 1932 ईस्वी में एक आदेश पारित करके, ठीक है ना? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को एक क्या बोला गया था? गैर कानूनी करारा दे दिया गया था। आखिर आदेश कौन-सा था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ठीक है ना? संघ अध्यादेश, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं ना, कांग्रेस जब बनाया गया था भारतीयों के लिए कि उस मंच को आके कुछ भी बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, रखने के लिए, बाद में इसको गैर कानूनी संघ आदेश के ज़रिए इसको हटाना चाहते थे। सोच सकते हैं कि अंग्रेज़ जो है किस तरीके से हम लोग के लिए, हम लोग को गुलाम रखना चाहते थे। समझ में आ रहा है ना? अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर आपको मालूम होगा कि कैसे-कैसे चीज़ें बदली, तब जाके आज हम इस यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, है कि नहीं? तो अब हम चलते हैं अगले हमारे प्रश्न पे, 14 नंबर प्रश्न पे। प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ये तो ज़रूर बोला गया है कि 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 21 अप्रैल 1992 को या फिर ऑप्शन नंबर बी है 20 अक्टूबर 1993 को या फिर ऑप्शन नंबर सी है 24 अप्रैल 1993 को या फिर ऑप्शन नंबर डी है 20 अक्टूबर 1992 को। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जो बहुत ही ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसीलिए हम आपको ये कंप्लीट करवा रहे हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बेहतरीन है, ठीक है? तो देखिए हम बता देना चाहते हैं जिनको भी नहीं जानकारी है। देखिए ये जो 1992 जो था ना, 1992 इस टाइम जो है ये 73वें संविधान संशोधन को क्या किया गया था? पास किया गया था। क्या किया गया था?
पास किया गया था, ठीक है ना? लेकिन बात करें कि पूरे देश में कब लागू कर दिया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है लागू कर दिया गया था। समझ में आ गया ना? तो जितने भी बात है कि आप समझ जाइए कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है ना? देखिए ये जीके फास्ट ट्यूजन है, इसीलिए हम ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं बता सकते हैं। जितना बता रहे हैं उतना समझते जाइएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आज का जो है आखिरी प्रश्न और काफ़ी जो है वैल्यूएबल प्रश्न पे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? देखिए ये 15 नंबर प्रश्न पे, ठीक है? बोल रहा है कि भारतीय संविधान में जो ये प्रस्तावना में, ठीक है ना? कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? आपने तो प्रस्तावना पढ़ा ही होगा, पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है ना? प्रस्तावना में आखिर कितने समानता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2 या फिर ऑप्शन नंबर बी है 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी है 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5। अब बताइए इसमें कौन-सा सही आंसर होगा? अगर आप प्रस्तावना नहीं पढ़े हैं, तो इस सवाल को देखने के बाद आप जाके प्रस्तावना ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रूम में प्रस्तावना लगाने से, मैप लगाने से भी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। हम बार-बार बताते हैं कि आप रूम में मैप का ज़रूर लगाते रहिएगा, जिससे दिमाग में आपको एक्टिविटी बना रहता है। समझ में आ गया ना? तो देखिए ये बोल रहा है, हम इसको सही तरीके से समझते हैं। ये जो प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो प्रस्तावना में जो है 2 प्रकार की समानता की बात कर रहा है। पहला समानता की क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पहला स्थिति की समानता। किस चीज़ की समानता की बातें कर रहा है? स्थिति की समानता की बातें कर रहा है, ठीक है ना? स्थिति की समानता की बातें कर रहा है और दूसरा किसी की बातें कर रहा है? दूसरा अवसर की समानता की बात कर रहा है। अवसर की समानता की बात कर रहा है, ठीक है ना? अब स्थिति की समानता क्या बात कर रहा है? जैसे कि आप ऊँच-नीच हो, आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपने फॉर्म भरते टाइम आपको देखा होगा ना कि आपको बराबरी के हक दिया जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ। अवसर की बात बोल रहा है कि आप कोई भी व्यक्ति हो, आपको अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा सब किसी को, ठीक है ना? चुनाव चुनाव लड़ने के लिए सबको मौका मिलता है। आपने तो देखा ही होगा ना, सबको मौका मिलता है। जो भी व्यक्ति अपना खड़ा हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये इसीलिए वो बात कर रहा है कि स्थिति की समानता पहला है और दूसरा जो है अवसर की समानता। समझ में आ गया ना? तो यानी कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की बात करता है, वो 2 प्रकार की प्रस्तावना यानी कि समानता की बातें करता है। पहला स्थिति की यानी कि इक्वलिटी की और दूसरा जो है अवसर की। समझ में आएगा ना दोस्त? हमें उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्त? अगर हमारी मेहनत थोड़ी-सी भी अगर आपको ईमानदारी से अच्छी लग रही है ना, तो दिल से चैनल को ना सब्सक्राइब करके ही आपको जाइएगा और हाँ, वीडियो सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में अगर आपकी जो भी राय हो ना, तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी राय पे काम करें और कुछ भी कमी हो, आप ज़रूर बताइएगा। आपके साथ सफलता अकेडमी हमेशा साथ खड़ा रहेगा। ठीक है ना? और बस एक छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी-सी, ठीक है ना? वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है, ठीक है? अगले वीडियो में हम जल्द लेकर आएँगे एक और बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को पहला प्रायोरिटी दीजिए और अपने शरीर का भी ख़्याल रखिए, ठीक है ना? फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।